हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट कैसे हम लोग निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होते हैं, एवरेज रेट क्या होते हैं, और किसी पार्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट निकालना या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, जिसका हमने हेडिंग भी डाला था रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने रेट का यूनिट देखा था। रेट का यूनिट क्या होता है? कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन आइदर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है या आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो सकता है। इतना अगर इन्फॉर्मेशन है आपको तो आज थर्ड लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज की क्लास का जो टॉपिक है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इससे पहले भी आप रेट सुन चुके हो। कहाँ सुन चुके हो? तो क्लास 11th में एक टॉपिक था जिनका नाम था इक्विलिब्रियम। क्लास 11th में एक चैप्टर था जिसका नाम था क्या बेटा? इक्विलिब्रियम। वहाँ पे भी तुम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सुने थे। वो भी एक रेट था। वहाँ पे भी हम रेट मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते थे, और यहाँ पे भी रेट है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेट लॉ इक्वेशन पढ़ते हैं। पहले एक बार मैं आपको वो भी रिकॉल कराता हूँ क्या होता है, फिर आज की क्लास का टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। अब तक जो हमने सीखा था वहाँ पे क्या सीखा था? रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ या ना? रिएक्टेंट है तो रेट के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, प्रोडक्ट है तो रेट के लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? कम होगा, और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट लिक्विड फेज में तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, और अगर गैसियस फेज में तो इन टर्म्स ऑफ किसकी बात करेंगे? प्रेशर की बात करेंगे। फिर रेट का मैंने आपको यूनिट भी बता दिया था। आज की क्लास का टॉपिक ये है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। तो इतना तुम्हें पानी में शुगर को घोलना है, पानी में कभी इनो डाला, इनो पाउडर डाला होगा तो कौन जल्दी घुल जाता है? इनो जल्दी घुल जाता है। कभी देखा होगा झाग के साथ जल्दी डिजोल्व होता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट अगर चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट चेंज करोगे तो भी हो जाएगा। तो कई सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। मेनली इस टॉपिक में जो अपने को पढ़ना है, 3 ऐसे फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, जिसमें पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा क्या आता है? टेम्परेचर, तीसरा क्या आता है? कैटालिस्ट। 3 ही चीज़ है जो किसी रिएक्शन के रेट को क्या करता है? इफेक्ट कर सकता है। इतनी बात है। और कभी भी बुक में आप देखोगे तो हेडिंग भी होता है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को बाद में पढ़ेंगे। अब वहाँ पे जब आप, चूँकि अभी मैं बता दूँ कि फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जो किसी भी रिएक्शन का रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के चेंज होने से चेंज होता है। तो फिर तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होगा कि चेंज मतलब कितने टाइम्स होंगे, चेंज मतलब कितने, ये भी तो अपने को नहीं पता है ना। तो हम ये हेडिंग लास्ट में डालेंगे। अभी मैं इनिशियली आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, बाद में इसको पढ़ेंगे। टॉपिक वही है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में जो चेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। मेनली 3 फैक्टर जो आपके केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। किसका किसका इफेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन, या इसको मैं प्रेशर भी लिख सकता हूँ तो भी चलेगा। बोलो हाँ ना? इसको मैं क्या ले लेता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर। गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर की बात करेंगे, अदरवाइज किसकी बात करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो होगा टेम्परेचर, एंड तीसरा जो फैक्टर, ये फैक्टर क्या होगा? ये 3 फैक्टर पढ़ना है। और केमिकल काइनेटिक्स में यही टोटल 4 पार्ट केमिकल काइनेटिक्स के सिलेबस में ही है। पहला पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो आप पढ़ चुके हो, दूसरा एंड तीसरा पार्ट इफेक्ट ऑफ रेट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट से जो हम लोग पढ़ते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आएगा वहाँ पे आप कभी सिलेबस सुने होगे तो तुम सुना होगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अगर टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हो आप। और कैटालिस्ट की बात करोगे तो कोलिजन थ्योरी या कैटालिसिस आप पढ़ते हो। कैटालिस्ट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। यही 3 पार्ट सिलेबस में बचा भी हुआ है, जिसमें से हम पहला पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। और किसी भी रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर के लिए जो आप पढ़ते हो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। उसी को क्या बोलते हैं? मतलब रेट लॉ कुछ ऐसा नहीं, घबराना मत कि क्या होता है। सिंपल समझ में आया कि रेट लॉ में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन
पे कितना डिपेंड करता है या प्रेशर पे कितना डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। और जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब समझो कोई मैं एक हाइपोथेटिकली केमिकल इक्वेशन ले लेता हूँ, कोई केमिकल इक्वेशन ऐसे ले लेता हूँ, क्या पर होगा इसका, x मोल ऑफ A कंबाइंड विथ क्या बेटा, y मोल ऑफ B गिव्स m मोल ऑफ C एंड n मोल ऑफ D। ये कोई एक केमिकल इक्वेशन है, लेट अस एज्यूम इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन अपना कैसा है, क्या ऐसी मेरी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आ रही, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बोलो भाई ना। अब तुम जानते हो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओ तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ से सीखे हैं, इक्विलिब्रियम से। कहाँ से सीखे हैं, अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं इक्विलिब्रियम जैसा बना दूं, अब यहाँ पे क्या है, x क्या है इसका, x एंड y क्या है इसका, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A एंड B। m और n क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C एंड D। और n क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C एंड D। एंड x एंड y क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A एंड D। जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगा तो A के x मोल और B के y मोल आपस में रिएक्ट करेंगे, C के m मोल और D के n मोल आपस में क्या होंगे, फॉर्मेशन होगा। बोलो हाँ ही ना। अगर मैं बात करूं कि इस रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का रेट कहाँ किधर होगा, मतलब C एंड D का फॉर्मेशन कब ज़्यादा होगा, जब तुम A एंड B जितना ज़्यादा लोगे इसका फॉरवर्ड जाने का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो हाँ ही ना। किसी भी कंडीशन से C एंड D का अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन तभी आ सकता है जब वो रिएक्शन कैसा हो, रिवर्सिबल हो। ये रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं एक रिएक्शन ऐसा दे दूँ, XA प्लस YB गिव्स MC प्लस ND। अगर कोई केमिकल इक्वेशन मैं आपको ऐसा दे दूं, कहूँ ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऊपर वाले केमिकल इक्वेशन और नीचे वाले केमिकल इक्वेशन में कुछ डिफरेंस है या दोनों इक्वल है, क्या डिफरेंस है साक्षी यादव, तुम कहोगे सर ऊपर वाले इक्वेशन में एरो वन साइडेड लगा है, नीचे वाले में टू साइडेड एरो है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आ सकता है। मतलब A B से कंबाइंड करके C और D भी बना सकते हैं और C और D कंबाइंड करके A और B भी बना सकते हैं। जब ये रिएक्शन A और B क्या देंगे बेटा, C एंड D, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इसको आप बोलोगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब C एंड D अगर इसको देंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बैकवर्ड रिएक्शन। यही कहना चाह रहे थे, बोलो फिर तुम कहो मैं कहूँ एक ही बात है। तो एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। ये पार्ट जो हम थोड़ा सा मैं तुमको इलुब्रेट करके बता देता हूँ, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल इक्वेशन में तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो, मतलब फॉरवर्ड। ये यही साइन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है। क्या इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम होगा, क्या नहीं। दूसरा एक और डिफरेंस है, ये जो केमिकल इक्वेशन है ना ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होंगे। बोलो ना हाई ना। ऊपर वाला केमिकल इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि C एंड D बने ही नहीं, मतलब C एंड D का फॉर्मेशन ही नहीं हो, मतलब उसका अमाउंट 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है A एंड B पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, पूरा का पूरा C एंड D हो। लेकिन इस वाले इक्वेशन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम तभी एग्जिस्ट करता है जब रिएक्शन के सारे स्पेसीज प्रेजेंट हो, A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा और D भी होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की एक और ड्रॉबैक है कि ये रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है, बट ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो। बोलो है ना। अब मान लो इस रिएक्शन की मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड जाने का रेट लिखूँ, किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का रेट। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब A एंड B का अमाउंट ज़्यादा होगा। बोलो है ना। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो। और इस रिएक्शन के बैकवर्ड आने का रेट कब ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। बैकवर्ड आएगा तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाएगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं ये भी कह सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। बोलो हाँ ना। और इस रिएक्शन का बैकवर्ड आने का रेट कब होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जितने भी रिएक्टेंट होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसी को मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, क्या दिया है यहाँ पे, ए गिव्स बी। अब ये कौन सा है, फॉरवर्ड है, और ये क्या है, बैकवर्ड है, बोलो है ना। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब ए ज़्यादा होगा, और रिएक्शन बैकवर्ड कब ज़्यादा होगा, जब बी। अब शॉर्ट में इसी को लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड, आर एफ मतलब रेट ऑफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट है। और इसको मैं कहूँ अगर रेट ऑफ बैकवर्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों केमिकल इक्वेशन सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है, बोलो है ना। यहाँ पे ए के 1 मोल, बी के 1 मोल दे रहे थे, यहाँ पे ए के 2 मोल, बी के 1 मोल दे रहे हैं, बोलो है ना। इसको अभी भी क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको क्या लिखूंगा, बैकवर्ड। फॉरवर्ड जाने का रेट कब ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, 2, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे, 1। अगर नहीं समझ में तो एक रिएक्शन ऐसा भी देख लो, मैं ऐसा देता हूँ, ए प्लस डी, अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ये क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है, बोलो है ना। अब इसमें मैं कहता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाओगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन का ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है, और अगर आप डी बढ़ाओ तो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है, बोलो ना, है ना। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, डी। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दोनों को एक साथ क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। अरे दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, क्या हर एक बच्चों को ये बात समझ में आई। और अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे ए प्लस डी था, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो इस रिएक्शन को 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस ए 2a हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये तुम्हारा क्या है। तो अब जो रेट ऑफ मैं फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। इसलिए हम लोग लिख देते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर पे क्यों जाता है, बोलो हाँ ना। तो अब आ जाओ, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है। अब एक का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, पहले समझाऊंगा तभी लिखूंगा ना। b का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ है कि रटवा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ तुमको समझा रहा हूँ। c का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, m, तो यहाँ पे कितना होगा m, और यहाँ पे कितना होगा। क्या मेरी बात समझ में आए। इसलिए कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है, अभी केमिकल काइनेटिक्स में भी आएंगे, तो तुम यहाँ पे जब लिखते होगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू रेट ऑफ क्या बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को पकड़ के समझा देता हूँ, बोलो हाँ या ना। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट लाऊंगा, क्योंकि ये किसके लिए, रेट के लिए, और कौन सा रेट, फॉरवर्ड के लिए, तो इसके लिए जो कांस्टेंट लाया उसको क्या दे दिया, के, और इसको क्या कह दिया, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ इनटू क्या होगा, ए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट के लिए तो रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड के लिए के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा। चूंकि ये रिएक्शन हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम का साइन ही है जहां पे रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट क्या होगा, इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ,
क्या शेखर, अब तो समझ में आ रहा है? बोलो है ना। तो कह सकता हूं एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ, बोलो है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड के लिए वैल्यू पुट कर दो, के एफ इंटू ए इंटू क्या बेटा, इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस के बी को यहाँ ले आता हूँ, इस के बी को यहाँ ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, के बाई के बी, ये के एफ एज इट इज होगा, के बी को यहाँ लाऊंगा तो के एफ बाई क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा बी और इधर क्या रहेगा ए। अब के एफ क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या था, और किसी भी दो कांस्टेंट का मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कांस्टेंट ही होगा ना, तो ये दोनों भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। और ये दोनों कांस्टेंट किस पॉइंट पे आया, इक्विलिब्रियम पे, तो इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट के देते हैं और लिखते हैं के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो वो कहाँ चला जाएगा, पावर में, बोलो हाँ है ना। तो अगर यहीं से केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ऊपर में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे में क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके ऊपर उसका क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तुम कहोगे सर ये क्यों बताया, तो ये मुझे बताना नहीं था, मुझे ये बताना था। यहाँ भी इस जो ये जो हम लोग लिखते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर स्टाइकोमेट्री है तो पावर में भी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज, क्या पढ़ाना था मुझे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास, बोलो है ना। और किसी भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर 2a था तो यहाँ पे a स्क्वायर लिख दिया, 2a था तो यहाँ क्या लिखा, a स्क्वायर लिखा, बोलो ना है ना। अगर 2b होता तो क्या लिखता, बोलो है ना। अब देखो यहाँ पे xa था तो क्या लिखा, x स्क्वायर, yb था तो क्या लिखा, बोलो है ना। लेकिन ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केमिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम हो ही, ऐसा कोई जरूरी है क्या हर केमिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम हो, नहीं। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब वो केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल होगा, लेकिन कई सारे केमिकल रिएक्शन इरिवर्सेबल होते हैं, कई सारे प्रोसेस इरिवर्सेबल होते हैं, बोलो ना हाँ या ना। अगर इरिवर्सेबल प्रोसेस है तो उसके लिए रेट की बात हम लोग जो करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं करते हैं, किससे नहीं करेंगे, लॉ ऑफ मास, उसके लिए हम लोग लिखते हैं रेट लॉ, उसके लिए क्या लिखते हैं, तो रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन में समझ में आया। रेट लॉ किसके लिए लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं उस केमिकल इक्वेशन के लिए जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब इरिवर्सेबल के लिए, किसके लिए, तुम कहोगे सर लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए लिखा, रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए, लेकिन रेट लॉ दोनों के लिए लिख सकते हैं, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल के लिए, बशर्ते वहां पे एक ही कंडीशन आएगा जो हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, वो कंडीशन क्या आ जाएगा, उसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होना चाहिए, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब कोई एक केमिकल इक्वेशन वापस मैंने दिया, क्या है, स्मॉल ए, ये क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए रिएक्टेंट हो गया, और स्मॉल बी बी ऑफ कैपिटल बी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी ये मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी हो गया, बोलो हाँ ना। अगर मैं इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, क्या लिखूंगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी टू दी पावर, क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, स्टोइकोमेट्री क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, यहाँ पे क्या है एक्स एंड वाई, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे फर्क यही है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए जो उसका रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टोइकोमेट्रिक पावर में ही डिपेंड करे, हमेशा नहीं है कि एक स्टोइकोमेट्रिक पावर में ही डिपेंड करे, और जो उसका पावर है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या बेटा, ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हुआ कि कोई 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के क्या होगा, बराबर होगा। वो कहाँ बराबर होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन में, लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं होगी। अभी भी वही पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ये उसके 1 टाइम्स भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तुम कहोगे ये पता कैसे चलेगा, तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होगा हम ये पता नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू, ये रेट के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, के सी टू द पावर एन। सी कॉन्सेंट्रेशन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहले समझ लो तुम पूरा क्या बोलेंगे, रेट लॉ, क्या बोलेंगे इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ के देखो क्या कहता है, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसका रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज क्या बेटा, रेट लॉ। पहले ही बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट विथ ईच टर्म्स राइज टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट दैट टू बी फाउंड क्या बेटा, एक्सपेरिमेंटली। उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पावर क्या होगा उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, और उसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके तुम नहीं बता सकते हो कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पे पावर क्या जाएगा। दूसरा, जो वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन, वहाँ पे क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट भी हो सकता है। क्या नहीं होगा, तो सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो सिर्फ, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, धीरे धीरे सुनते रहो, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी आइदर रिएक्टेंट्स, आइदर रिएक्टेंट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैटालिस्ट हो सकता है। जी ने एक बार पूछा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं, तो ओनली रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं इसको लिख करके कट कर देता हूं ताकि तुमको याद रहे। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैटालिस्ट हो सकते हैं, क्या नहीं होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा। पहले इतनी बात समझ में आया। व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी उसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ। और इस एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर जाएगा उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, जो हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई, जो हमने एक्सपोनेंट क्या लिया था, एक्स एंड वाई, आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये किसी किसी कंडीशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और तुमको कुछ रिएक्शन मिलेंगे जहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जो ऑर्डर है, वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होंगे। वो तभी हो सकता है या तो किसी केमिकल रिएक्शन के आगे सिंपल और एलिमेंट्री लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बेटा, सिंपल और एलिमेंट्री। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी जो ऑर्डर है, जो कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर है, उसी को मैं ऑर्डर बोल देता हूँ, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो सकता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। अदरवाइज ये नहीं हो सकता। अब इतना मान के चलो कि ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बोलो हाँ ना। और इसी को लिखने के लिए वही लिखा हुआ था, आर इज इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स एंड बी टू दी पावर क्या बेटा, वाई। इसी के को हमने क्या ले लिया, रेट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन किसके लिए लिखा, रेट के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोला इसको, क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, तो तुमसे पूछे व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इफेक्ट ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर,
जो पावर है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। बोलो हाँ है ना। तो क्या आ गया, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या है मेरे बच्चे, ऑर्डर। तो इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, R इज इक्वल टू के सी टू द पावर n। दिस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, K क्या है, रेट कांस्टेंट, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में है? अब एक एक करके इसी टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं कि ये टर्म्स क्या है। रेट कांस्टेंट किसको बोला था, K को, और अपना एक्सप्रेशन क्या आया था, R इज इक्वल टू के सी टू द पावर n। C क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, N क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और R क्या था, रेट। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अगर R की, R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। यूनिट क्या होता था इसका, रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये रेट क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या मेरे बच्चे, टाइम। या और अगर गैसियस फेज में है तो प्रेशर अपॉन, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर भी हो, किसी में भी हो सकता है, जानते हो। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, किस, इसका यूनिट मोल पर लीटर। बोलो हाँ ना। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी रुक करके देखते हैं एन की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इतना आप समझते हैं। और के क्या है, रेट कांस्टेंट, या इसी को एक और नाम बोलते हैं वेलोसिटी रेट कांस्टेंट, या क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट। बोलो है ना, कोई दिक्कत। पहले हम लोग रुक करके एक चीज समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के रेट को हम लोग किस टाइप से लिखते हैं। समझो कोई एक केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, N1 मोल ऑफ A कंबाइंड विथ N2 मोल ऑफ B गिव्स M1 मोल ऑफ C और M2 मोल ऑफ D। तो सबसे पहले ये देखो, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से तुम लिखोगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम का पार्ट था, तो ये क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर N1 और N2 आ गया। बोलो हाँ ना। ये किसकी बात आ गई, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमने कहाँ पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में। और ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में रेट क्या कहता है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया x, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया y। x को क्या लेंगे, x इज इक्वल टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, a, एंड y को क्या लेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। बोलो हाँ ना। और इन दोनों को तुम अगर ऐड कर दो, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अगर सारे के पावर को ऐड कर दो तो आपको इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। तो जैसे देखो केमिकल रिएक्शन में हर रिएक्टेंट का अपना एक रेट था, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, और रिएक्शन का अपना एक रेट होता था। सिमिलरली ऑर्डर हर रिएक्टेंट का अपना होगा और रिएक्शन का क्या होगा, अपना एक ऑर्डर होगा। बोलो है ना। तो जैसे इस केमिकल इक्वेशन में ए और बी रिएक्टेंट है तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कुछ और होगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कुछ और होगा, और रिएक्शन का क्या होगा, अपना एक ऑर्डर होगा। बोलो है ना। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब मुझे पहले के को समझते हैं, क्या समझ ले। अगर समझो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए, कितना हो जाए, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में उसके कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लूँ, मतलब यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, तो 1 टू द पावर एनीथिंग 1 ही होगा। तो इसके ऊपर इसका ऑर्डर एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू डालो, ये तो 1 ही होगा ना। तो उस कंडीशन में के किसके बराबर हो जाएगा, रेट के। बोलो हाँ ना। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि किसी भी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, मतलब 1 कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो रेट की वैल्यू होगी उसी को रेट कांस्टेंट बोलेंगे। कितनी बात समझ में आ रही है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी अगर 1 ले लूँ तो a टू दी 1 टू दी पावर x 1 और b टू दी पावर y क्या बेटा 1, तो r किसके बराबर हो गया, k। तो मैं कह सकता हूं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एट जो r है वही रेट कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, रेट कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं।
बोलो है ना। दूसरी चीज कहता है जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, अभी की हम लोग किस पे टारगेट कर रहे हैं किसको टारगेट कर रहे हैं? रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, याद करो इक्विलिब्रियम में भी के था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही के यहाँ भी है, याद आ रहा है? वहाँ पे भी हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के लाया था, अभी मैं रिकॉल करवाया हूँ आपको थोड़ा देर पहले। तो कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ब्रह्मा का ही वरदान मिला हुआ है कि सिर्फ इसको टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? और कोई चेंज नहीं कर सकता, वही के यहाँ भी है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड ओनली टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे। रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जो सिर्फ बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, इसके अलावा रेट कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता। बोलो है ना। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कई सारी चीज पे चेंज करेंगे, लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज होगा क्या? तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर दुगुना हो जाए तो क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेगी? क्या नहीं करेगी। कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर दूं तो क्या चेंज होगा? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर विल अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट को इफेक्ट। बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो एक बात जो अपने को के तो समझ में आ गया कि के क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, और अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो रेट होगा उसी को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात जो हम लोग करते हैं वो दूसरी बात मैं करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। किसकी बात करता हूँ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ। अब मान लो ये एक रिएक्शन है, इसके लिए अगर मैं ऐसे लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो शॉर्ट में इसको क्या लिख सकता हूं? आर। बोलो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। बोलो हाँ ना। ए के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंसी जो है ए टू द पावर एक्स है, अभी बताया था ना। जरूरी नहीं कि ए और बी के इक्वल होगा। और रेट ऑफ बी की बात कर दो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर बी टू द पावर वाई। बोलो हाँ ना। तो अगर इस रिएक्शन का मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या लिख लूं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर क्या बेटा? तो इसी को लिख दूं आर इज इक्वल टू, इसके लिए कांस्टेंट क्या आ गया? के। क्या आ गया? ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर क्या बेटा? वाई। एक्स क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। और इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और वाई क्या है? और इस रिएक्शन का अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात कर दो तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। दिस इज कॉल्ड एज ओवरऑल। बोलना। तो व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, अगर सबके पावर को ऐड कर दो तो यू विल गेट क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहता है? सम ऑफ पावर ऑफ all the concentration terms present in a rate law expression is called क्या बेटा? overall order of reaction. rate law expression, sum of power of all the concentration terms present in क्या बेटा? rate law expression is called क्या बेटा? overall order of reaction, जिसको n बोलते हैं। दूसरी चीज, क्या किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, जैसे देखो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। जीरो हो सकता है क्या? नहीं। जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो सकता है। कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। क्या मेरी बात समझ में आई? रेट लॉ एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आया?
अब ये समझ लिए तो अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं। के पता चल गया, एन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया। तो यहाँ से तुम क्या निकालो, के की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालोगे, के। तो के इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आर अपॉन सी टू द पावर एन। आर अपॉन, आर को क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बोलो इनटू टाइम को क्या लिख सकता हूं, टाइम इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम को ही कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स लिख दिया। और नीचे में क्या आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। इस कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 दे दूं। दोनों का बेस सेम है तो डिवीजन में पावर क्या होगा, माइनस। बोलो है ना। तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन इंटू क्या बेटा, टाइम इनवर्स। ये क्या आ गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। समझो, मैं लेता हूं वैल्यू ऑफ एन। क्या ले लिया, वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो रिएक्शन किस ऑर्डर का हो गया, उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एन ऑर्डर है ना, और एन की वैल्यू क्या ले लिया, 0। तो इसके लिए क्या हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं यूनिट ऑफ के, क्या लिखूं, यूनिट ऑफ के। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 1 माइनस 0 1। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या बेटा, टाइम इनवर्स। बोलो है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म्स में हो सकता है, मोल पर लीटर, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। बोलो है ना। या कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। तो क्या हो सकता है, एटीएम। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ ना। अगर समझो n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, n की वैल्यू कितना लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकता हूं। अरे n क्या है, ऑर्डर है ना, तो तुम क्या कहोगे इसको, बोलो क्या कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहोगे। n की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म 0, खत्म। अरे किसी भी चीज पे पावर 0 1 हो जाता है ना, तो सिर्फ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो। तो मैंने क्या कहा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। अब एक्सपेरिमेंटली निकालने का कई तरीका है। रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके भी तुम बता सकते हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर का काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रेट कांस्टेंट के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स है, इसका मतलब रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा। अगर सिर्फ टाइम इनवर्स है तो ये भी कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा, और जीरो ऑर्डर का जो रेट ऑर्डर है वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। बोलो हाँ ना। क्या यहाँ पे आएगा एटीएम और मोल, नहीं। चलो अगर कोई रिएक्शन हाफ ऑर्डर का है, माइनस हाफ ऑर्डर, निगेटिव ले लिया, होता है ना ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ। 1 में से माइनस करना है किसको, माइनस हाफ को, तो माइनस माइनस, तो 1 प्लस 1/2 3/2। अरे बोलो ना हाय ना। तो क्या हो जाएगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या बेटा 3/2, और टाइम तो हमेशा इनवर्स ही रहेगा। बोलो हाय ना। तो क्या लिखोगे इसका यूनिट, इसका यूनिट लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, मोल 3/2 लीटर माइनस 3/2। क्या मेरी बात समझ में आई। इसमें किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत, तुमको फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में रेट का कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये बात समझ में आया। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन
रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू आर के सी टू द पावर 5/2। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कितना बेटा? 5/2। तो कहता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ। क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? अब इस केस में n की वैल्यू कितनी हो गई? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या था? अभी देखा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या था? मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। क्या कुछ गलत कर रहा हूं? मोल पर लीटर 1 माइनस n और कितना बेटा? टाइम इनवर्स। तो n की वैल्यू कितना डाल दोगे? तो 1 माइनस 5/2 कितना होगा? -3/2 बेटा। कितना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितना आ गया? मोल पर लीटर -3/2 टाइम इनवर्स। तो कितना हो जाएगा? मोल -3/2 लीटर टू द पावर, क्योंकि लीटर इनवर्स में है, इनवर्स अगेन है इनवर्स, इनटू क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई? कर लोगे तुम? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा फॉर ए रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज आर नॉट इज इक्वल टू के ए नॉट का स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर। कह रहा व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीजेज इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स एंड बी इज ट्रिपल। कह रहा है किसी भी केमिकल इक्वेशन का इनिशियल रेट, मैंने क्या कहा था, किसी एक टाइम पे रेट पूछे तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। और वो इनिशियल टाइम अगर t इक्वल टू 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल रेट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने का ये भी एक अच्छा मेथड है, इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? तो क्या हो गया? आर नॉट इज इक्वल टू के ए नॉट स्क्वायर इंटू बी नॉट। अरे ए नॉट को ब्रैकेट के अंदर लिया तो कंफ्यूज मत होना, ये तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आपको क्या है? गिवन। कह रहा है ए को आपने कितना टर्म्स बढ़ाया? 1.5 टाइम्स। ए को कितना बढ़ाया? तो ए कितना हो गया होगा? 1.5 ए नॉट हुआ होगा। अभी भी यही होगा। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। और बी कितना किया है आपने? ट्रिपल। तो बी को कितना हो गया होगा? टू द पावर 1 इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा बच्चे? आर नॉट। बोलो हाँ या ना। कह रहा है किसी भी रिएक्शन का इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था। कह रहा उस इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने क्या छेड़छाड़ किया? ए को 1.5 गुना कर दिया और बी को 3 गुना कर दिया, 1.5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। यही को 1.5 गुना और बोलते हैं ना, 3 गुना, 3 टाइम्स। तो कह रहा रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा? बोलो ना हाँ ना। तो आप ध्यान से देख लो, 4 टर्म्स में बेटा 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाता है? अरे 15 15 जा 15 इंटू 15 225 होता है। तो कितना? 2.25। तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा? 2.25 एंड 3 कितना आएगा? बाहर आएगा क्योंकि यहाँ से 3। तो इंटू क्या बेटा? 3। आगे तो यही रहेगा के ए नॉट का स्क्वायर इंटू क्या बेटा? बी। इसको क्या बोल सकते हैं? आर नॉट। इसको क्या बोल सकते हैं? तो आर नॉट डैश इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 6.75 इंटू क्या बेटा? आर नॉट। तो रेट कितने टर्म्स बढ़ गया इनिशियल रेट से? 6.75। ये आपका क्या हो गया? बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत? निकाल सकते हो तुम? चलो इसके बेस्ट में एक तुमको और क्वेश्चन कराता हूँ। रेट लॉ एक्सप्रेशन समझा दिया, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी बता दिया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता दिया था क्या? चलो इस पेज को यूटिलाइज कर लें। अब ध्यान से समझना, एक पहले क्वेश्चन ही कराता हूँ जितना हमने समझा। हमने अभी तक पढ़ा क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा है? क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन?
R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर n, इसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या बताता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी क्या होगा, ये स्टोइकोमेट्री के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो है ना। समझो कोई एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर एनी केमिकल इक्वेशन, फॉर एनी कोई एक केमिकल इक्वेशन आपको दे रखा है, ये हाइपोथेटिकली लेता हूं, 2a + 3b gives C + 4d। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क किससे पड़ेगा, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, किससे फर्क पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे कह रहा है R इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है ये -1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, बोलो हाँ ना। अब देखो क्वेश्चन का वैरायटी में रहता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, क्वेश्चन यही है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्या मेरे बच्चे, रेट। क्या किया हमने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को क्या किया, डबल किया। बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब कुछ मत देखना, सिंपल। अब तुमको उतना टाइम नहीं है, मैं ट्रिक तुमको बताऊंगा, ट्रिक से तुमको सॉल्व करना है। ट्रिक क्या था, R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर n, तो a को अगर डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो a से रेट कितना टाइम्स भागेगा, 4 टाइम्स। बोलो ना है ना। तो a के रिस्पेक्ट में रेट कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स। b के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2b। अरे बोलना, अरे a और b दोनों को डबल कर रहे हो ना, तो b की जगह तुम क्या लिखोगे, 2b होगा। अब 2b टू दी पावर -1, तो 1/2b। अरे बोलो ना है ना। अरे इसको तुम क्या लिख सकते हो, b टू दी पावर -1 है तो इसको 1/b ही लिखोगे ना मेरे बच्चे। तो b को तुम कितना कर रहे हो, 2b कर रहे हो, तो 2 1/2 होगा क्योंकि पावर माइनस है। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो 4 × 1/2 रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स। बोलो हाँ ना। तो इसका क्वेश्चन क्या आ गया, रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा, रेट इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। बोलो हाँ ना। दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू बी हाफ। अब मैंने ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करा, क्या करा, वॉल्यूम को आधा कर दिया। पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू कितना बेटा, हाफ। अब ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, C इज इक्वल टू n/v। बोलो है ना। तो जब तुम वॉल्यूम को कम कियोगे तो कॉन्सेंट्रेशन उतने ही टाइम्स बढ़ाएगा। तो वॉल्यूम को तुमने कितने टाइम्स कम किया, हाफ, मतलब 2 टाइम्स से कम किया, तो कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स से बढ़ेगा। बोलो, तो इसका भी 2 टाइम्स, इसका भी 2 टाइम्स। तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। बोलो है ना। एक बात तुम्हें क्या समझ में आई कि जो काम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से होगा वही काम वॉल्यूम को हाफ करने से होगा। बोलो है ना। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग नहीं हुए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि तुमको मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी बता रहा था, तो पैरेलली तुम अपने मन में ये भी समझ लो कि मैंने वॉल्यूम का भी डिपेंडेंसी बता दिया। अरे क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या, अरे बोलना हाँ या ना। गलत कह रहा हूँ, गलत में हाँ कह रहे तू। तीसरा पार्ट, कह रहा है वॉल्यूम को कितना कर दिया, रिड्यूस टू बी हाफ। अब मैं वॉल्यूम को डबल कर रहा हूं, कितना कर दूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डबल। वॉल्यूम को डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ होगा। बोलो हाई ना। तो ए भी क्या होगा, a/2, और बी क्या होगा, b/2।
तो a बाई 2 का स्क्वायर है क्योंकि a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और b के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये तो कितना हो जाएगा, यहां से फैक्टर 1/4 और यहां से 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1/2, तो रेट कितना हो जाएगा हाफ। बोलो ना हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? तो तुमको ए को चेंज करे, बी को चेंज करे और सी को चेंज करे, किसी भी टाइप से किसी को भी चेंज करे, क्या तुम निकाल दोगे? बोलो ना हाँ या ना। एक और इस टाइप का वेराइटी का क्वेश्चन है, मैं तुमको कराता हूँ अगर कर पाओ तो। अब कह रहा है कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है, क्या कह रहा है, कोई भी एक a प्लस बी प्लस सी गिव्स क्या बेटा प्रोडक्ट, कह रहा है कि फाइंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कह रहा है, फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या ये इनिशियल रेट से निकल सकता है? पहला कंडीशन कह रहा है कि जब इसने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को मतलब ए को जब इसने कितना कर दिया 2a, तो रेट भी डबल हुआ। रेट क्या हुआ, मैं क्वेश्चन में लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, मैं ओरली ही समझा रहा हूं तुमको। कह रहा है जब इसने पहला केस में a को 2a किया तो रेट कितना हो गया, कह रहा है जब इसने b को हाफ किया, b को हाफ मतलब b/2, बोलो है ना, तो रेट क्या हो गया, जब इसने b को कितना किया हाफ किया, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट पे, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो b के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। अरे बोलो है ना, तो रेट नॉट चेंज, बोलो है ना। और जब इसने c को कितना किया 1/3 कर दिया तो रेट ट्रिपल हो गया। रेट क्या हो गया, जितने वेरिएशन बन सकते हैं मैं तुमको करा के दिखाता हूं। तुमने कोई केमिकल इक्वेशन लैब में कराया होगा, लैब में ही ऑर्डर निकालते हैं। तुमने ए बी सी को लेकर के रिएक्शन कराया होगा। पहला केस में तुम आई बच्ची, तुमने बी और सी को टच नहीं किया, सिर्फ ए को कितना किया दुगुना, देखा दे रेट तो दुगुना से बढ़ रहा है, टीचर ने तुमको साइड किया, फिर ये आ गए। इसने ए और सी को टच नहीं किया, इसने बी को हाफ किया, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये आ गया, इसने ए बी को टच नहीं किया, सी को क्या किया 1/3 किया, तो देखा रेट तिगुना हो गया। बोलो है। तो टीचर पूछा कि बताओ ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो पहले हम इसी चेंज से ए बी एंड सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लें, तभी तो निकाल पाएंगे ना। अरे बोलो ना हाँ कि ना। अगर ए को डबल करने से रेट डबल हो रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा। अरे बोलो, हम लोग यही लिखते हैं ना, R इज इक्वल टू के सी टू दी पावर n, तो ए के लिए क्या लिखेंगे, आर ए इज इक्वल टू के ए टू दी पावर n। अगर ए को 2a करने से r 2a हो रहा है, अरे बोलो है ना, a को 2a करने से r कितना हो रहा है 2a, इसका मतलब n की वैल्यू 1 है। अरे बोलो ना है ना, क्या मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तुम? तो रेट को तुमने डबल किया तो ये कितना हो गया 2 इंटू आर ए इज इक्वल टू के कितना बेटा, तो n की वैल्यू 1 होगी तभी तो ये पॉसिबल होगा ना। तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया 1, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया। अब कह रहा है b को तुमने हाफ किया होगा तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ये तभी हो सकता है, ध्यान से देखना, आर बी इज इक्वल टू के बी टू दी पावर 0। अब b लिखो, 2b लिखो, b/2 लिखो, किसी भी चीज पे पावर 0 1, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। इसका मतलब b के रिस्पेक्टिव पावर कितना होगा, ऑर्डर 0 ऑर्डर काइंड इसको फॉलो कर रहा होगा। बोलो हाँ ना। अब c की बात करो, कितना हो जाएगा k c टू दी पावर n, बोलो हाँ ना। अब तुमने c को कितना किया 1/3, तो ध्यान से देखो, आर सी डैश इज इक्वल टू के c/3 टू दी पावर n, बोलो है ना। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है, अब ध्यान से देखो, ये आर सी डैश की वैल्यू कितनी हो रही है ट्रिपल, तो ये ट्रिपल तभी होगा जब ये नीचे का 3 ऊपर आएगा, और नीचे का 3 ऊपर तभी आएगा जब ये इनवर्स में होगा, माइनस होगा। अरे बोलो ना बाबा हाँ या ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी,
तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, बोलो हाँ या ना। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, सी के रिस्पेक्ट में क्या बेटा -1। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 0 ऑर्डर। बोलो हाँ ना, समझ में आया। तो तुमको ऐसे भी कंसंट्रेशन चेंज देख करके ऑर्डर दे सकता है, या रेट लॉ एक्सप्रेशन देख करके तुमसे रेट में चेंज पूछ सकता है। क्या निकाल लोगे? तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। कभी कभी ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो भी सकता है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होता है। स्टोइकोमेट्री अलग फंडा है, वो स्टूडेंट के हाथ में होता है। स्टूडेंट जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेगा तो इंटीजर स्टूडेंट अपने मन से डालेगा, लेकिन ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आएगा, लैब से आएगा। बोलो हाँ या ना। ऑर्डर की एक वैल्यू तो तुम निकालना सीख गए, कब? इनिशियल रेट मेथड से। कंसंट्रेशन चेंज की ऑर्डर पता कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये लैब में तुम करोगे ना कि ए को 2a किया तो रेट डबल हो गया, तो ऑर्डर पता कर पा रहे हो। बोलो हाँ ना। दूसरा मेथड आज भी मैंने तुमको बता दिया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से। किससे? बोलो ना है ना, पक्की बात। मोल अपॉन लीटर टाइम इनवर्स है तो 0 ऑर्डर, सिर्फ टाइम इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर, जो भी होगा निकाल सकते हो। एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है पता है तुमको? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब याद रखना, मैं अगले क्लास में हम टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो भी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कोई भी एक केमिकल इक्वेशन आप लो, कोई भी आप क्या लोगे, उस केमिकल इक्वेशन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लो कि मैंने एक बोतल लिया, एक बोतल, इसमें एक छोटा सा बॉल डाल के और ऐसे इसको शेक करो, तो जो भी कोलिजन होगा वो एक बॉल से ही होगा, मतलब एक बॉल का इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलिजन होगा। अब मैं क्या करूं, उसी के जैसा एक बॉल डाल दूं या दूसरे कलर का एक बॉल डाल दूं। अब जब इसको करूंगा तो कोलिजन कितने के बीच में होगा, 2 के बीच में। बोलो हाँ ना। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या कहता है, एकदम आसान शब्दों में समझना। अगर कोई केमिकल इक्वेशन है ए गिव्स प्रोडक्ट, दूसरा कोई केमिकल इक्वेशन है 2a गिव्स प्रोडक्ट, और तीसरा एक केमिकल इक्वेशन है a + b गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके 1 मोल इसके क्या दे रहे होंगे, प्रोडक्ट। तो 1 मोल मतलब 10⁻23, अरे 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, उसके उतने मॉलिक्यूल हैं, तो एक के ही मॉलिक्यूल होंगे ना। बोलो, तो इसमें कोलिजन एक ही मॉलिक्यूल का होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। अगर मैं 2a लिया तो a के 2 मॉलिक्यूल, बोलना, तो कोलिजन कितने के बीच में होगा, 2 के बीच में। यहाँ पे a एंड b लिया तो भी कितने हैं, 2। और अगर मैं कोई ऐसा ले लूं 2a + b, इसका मतलब कितने हो गए, 3, क्योंकि a के 2 और b के। तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, वही उस रिएक्शन का क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी देखो स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे यहाँ पे देखो 2a था ना, तो 2 लिया, तो यही है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड देयर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा रिएक्शन के स्टोइकोमेट्री को देख के पता कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं। तो अगले क्लास में हम लोग टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज समझ में आया? लेक्चर आपको नोट्स कहाँ मिलेगा, लिंक में। आप लेक्चर 3 तक कंप्लीट करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।